नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे चारधाम बर्फ से जाम। और बात करते हैं उत्तराखंड में अब 12 महीने चारधाम यात्रा चलेगी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकालीन प्रवासों की यात्रा का शुभारंभ कर दिया है और इसी बीच सीजन की पहली बर्फबारी भी देखने को मिल गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का श्री गणेश किया है। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा शुरू होने को लेकर श्रद्धालुओं को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अब श्रद्धालु ग्रीष्मकाल के साथ शीतकाल में भी बाबा केदार, मां गंगा, यमुना और इष्ट देव के दर्शन कर सकेंगे। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चारधाम यात्रा को चलाने की मांग की थी, तो वहीं इस साल की चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है। इस साल की चारधाम यात्रा से सरकार को उम्मीद थी कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि इस साल की चारधाम यात्रा में करीब 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि पिछले साल करीब 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धामों में दर्शन किए थे। इस लिहाज से देखें तो करीब 12 लाख श्रद्धालुओं की कमी देखने को मिली है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं की। इससे पहले ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा में भी सरकार की अव्यवस्था से श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। वहीं भाजपा का यह आरोप है कि कांग्रेस के नकारात्मक यात्रा के प्रचार से देश विदेश के श्रद्धालुओं में गलत संदेश गया है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। अब सवाल यह है कि क्या शीतकालीन यात्रा के लिए सरकार की तैयारी पूरी है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल के साथ ही शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकालीन प्रवासों की यात्रा का शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा शुरू होने को लेकर श्रद्धालुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार का ध्यान सिर्फ सुर्खियां बटोरने में है। सरकार ने शीतकालीन यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं की। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन करते हुए कांग्रेस को अपने शासनकाल को याद करने का अनुरोध किया है। शीतकालीन यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर शीतकाल में भी सुनहरी धूप आती है, अच्छा पर्यावरण होता है, हर दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है, भ्रमण की दृष्टि से भी अच्छा है और योग और आध्यात्म की दृष्टि से भी अच्छा है। जैसा हमारा ओंकारेश्वर का स्थान जो ऊखीमठ क्षेत्र में स्थित है, जहां भगवान केदार 6 मास के लिए प्रवास पर रहते हैं, शीतकालीन वो गद्दी है, उस स्थान पर भी लोग अपना भ्रमण कर सकते हैं। हमारे अनेक पंच केदार है, पंच बद्री है, सारे धाम हैं। सभी स्थानों पर हम उन सुविधाओं को भी बढ़ा रहे हैं। उसके लिए व्यापक रूप से हम तैयारियां भी कर रहे हैं और लोगों को हम आमंत्रित भी कर रहे हैं। शीतकालीन करो, ग्रीष्मकालीन करो, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यात्रा की तैयारी करो। पहले केवल अखबार में फोटो छपाने के लिए, समाचार के लिए शीतकालीन शुरू कर दी या ग्रीष्मकालीन शुरू कर दी। कितने लोगों की मौत हुई पिछली बार, कितना बुरा हाल हुआ पूरी चार धाम यात्रा में, आपको मालूम है। आपदा से निपट नहीं पाए। चार धाम यात्रा जो पैदल यात्रा थी हमारे केदारनाथ जी की, वो सामान्य नहीं हो पाई। ये सारे विषय हैं। शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छा है, कांग्रेस की सरकार का यह आइडिया था, हमने शुरू करी थी, इसको बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो है 1000 से कम हमारे यहाँ डॉक्टर थे। आज हमारे राज्य में लगभग 3000 डॉक्टर हो गए और डॉक्टर अब हमारे राज्य में पर्याप्त हैं। 280 लगभग अब बैकलॉग के पद हैं, वो भी हम विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं उनकी भी, ताकि जल्दी डॉक्टर आ जाएं।
लेकिन मैं कह सकता हूं कि अब हमारे यहाँ नर्सें भी आ गए हैं, एएनएम भी आ गए हैं, फार्मासिस्ट भी आ गए हैं, डॉक्टर भी आ गए हैं, सीएचओ भी आ गए हैं। 5 लाख का इलाज सबका फ्री हो रहा है। अब तो 70 साल से ऊपर के लोगों का जो है आजकल 6 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड और बन रहे हैं। तो जितना काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बीजेपी की सरकार में हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेस के लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने जा रही है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चारधाम यात्रा को चलाने की मांग की है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की है। शीतलहर से बचाव के साथ ही जाम से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया गया है। और चारों धामों में हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। ग्रीष्मकालीन समय में चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चलती है और शीतकाल में भी युगों युगों से श्रद्धालु गद्दी स्थलों में अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते रहे हैं। लेकिन जो पूर्णकालिक चारधाम यात्रा है उस दौरान हमने अव्यवस्थाओं का अंबार देखा। श्रद्धालुओं को खाने की, रहने की, यातायात की, स्वास्थ्य की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हजारों श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। और उत्तराखंड तो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ सर्दियों में भीषण बर्फबारी होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को वो सुविधाएं मिलेंगी जो उनको चाहिए, उसके लिए सरकार इंतजाम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में अधिकारियों की लापरवाही सामने आ चुकी है। देखिए, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो बिना तैयारी से नहीं होता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ उसे किया गया। फिर मुख्यमंत्री जी जिस काम को शुभारंभ करते हैं, क्या वो बिना तैयारी का होगा? मुझे अफसोस है कि इस तरह का आरोप लगाना उनका एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है, विपक्ष में है। इसलिए चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, उनको कहीं ना कहीं कमियां नजर आती है और इसलिए उनको करना भी चाहिए, उनका काम है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं चकाचक है और जब चकाचक व्यवस्था होती है तो तभी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। सराहनीय कदम है सरकार का और यूकेडी बिल्कुल उसका समर्थन करती है कि शीतकाल में भी यदि व्यवस्था चल रही है नहीं तो उसको स्वागत होना चाहिए उस बात का। और लेकिन इसके साथ साथ शीतकाल में इस व्यवस्था को प्रारंभ करने जा रही है सरकार, तो उसके लिए समुचित कदम भी उठाए जाने चाहिए। वहाँ पर जो व्यवस्था है वो चौक चौबंद होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न रहे, ऐसा हमारा कहना है कि यूकेडी का कहना है कि भैया वहाँ पर व्यवस्था बढ़िया करें। यदि क्योंकि बर्फबारी भी हो सकती है, वहाँ पर ठंड भी अत्यधिक पड़ सकती है, तो उस हिसाब से वहाँ पर व्यवस्थाएं चौक चौबंद हो। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यह एक बहुत सराहनीय कदम है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिकी का बड़ा पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की चारधाम यात्रा से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है? आखिर बारिश बर्फबारी के बीच सरकार यात्रा का संचालन कैसे करा पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब देवभूमि के दंगल में आज हम इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में शेषपाल सिंह बिष्ट साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। उमेश सती जी हमारे साथ में हैं, तीर्थ पुरोहित हैं बद्रीनाथ धाम की ओर से। पुरुषोत्तम मुनियाल साहब हैं, प्रवक्ता गंगोत्री धाम की ओर से। और अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी ही देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। फिलहाल शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ में कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत सर आपका, और बाकी मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। लेकिन संजीव जी, चारधाम यात्रा जो साल भर के लिए संपन्न कराने की बात सरकार की ओर से की जा रही है, क्या उसके लिए सरकार ने तैयारियां की हैं? क्योंकि जो चार धामों की यात्रा अब तक चलती आई है उसमें ही इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी गिरावट है? 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई थी। और जब आप साल भर चारधाम यात्रा चलाने के लिए बात कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं, तो ऐसे में उतनी ही तैयारियां भी होनी चाहिए। क्या सरकार तैयार है उसके लिए?
सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है संजीव जी। सुन पा रही हैं गरिमा जी? हाँ जी बोलिए सर, अब आ रही है आपकी आवाज। गरिमा जी देखिए, सरकार जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आरंभ करती है, नया काम आरंभ करती है, कोई योजना आरंभ करती है, तो पहले उसका पूरा खाका खींचती और उस खाके को खींचने के बाद ही कोई भी कार्यक्रम को हम लॉन्च करते हैं। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच के, दृढ़ सोच के धनी हैं, और वो जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेते हैं। आज आप देखें जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि विजन 2025 के ऊपर हम बहुत तेजी के साथ लगातार काम कर रहे हैं और लगातार की जीडीपी हम कैसे डबल करें, कैसे हम रोजगार और स्वरोजगार के जो नए नए साधन हैं उनको डेवलप करें, तो उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से जो हमारी चारधाम यात्रा 6 माह चलती थी, आज चारधाम यात्रा पूरे 12 माह चलने वाली है, तो उससे मैं सोचता हूँ रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर यहाँ पर बढ़ने जा रहे हैं, नई डेस्टिनेशन का आगाज हो रहा है, पर्यटन को भी पंख लगेंगे। नए नए क्षेत्रों में अभी तक लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चार धाम की हमारे जो तमाम देश विदेश से श्रद्धालु आते थे वो चार धाम के नाम पर इन 4 जगहों पर जाते थे। अब जबकि शीतकालीन यात्रा का आगाज हो गया है, तो साथ ही 4 और नए डेस्टिनेशन ओखीमठ और जो माँ गंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी के, केदारनाथ जी के जो 4 धाम अलग से हैं जहाँ पर उनका शीतकालीन प्रवास होता है, तो उन जगहों पर भी हमारे शीतकालीन में श्रद्धालु आएंगे, वो उन क्षेत्रों का भी भ्रमण करेंगे। वहां पर रहने वाले तमाम लोगों को घर बैठे रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर सरकार करने जा रही है और पलायन के ऊपर बहुत एक बड़ी रोक लगने जा रही है। जिस प्रकार से मैंने पहले उल्लेख किया विजन 2025, यानी कि उत्तराखंड का कोना कोना विकसित हो, उत्तराखंड का कोने कोने का विकास हो, और इस दृष्टि से अभी विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिना ऐसा भेदभाव किए हुए उन्होंने कांग्रेस के हों, यूकेडी के हों और अपना सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के तमाम 70 विधायकों को आह्वान किया। देखिए आप ठीक बातें कह रहे हैं कि सबको रोजगार आप दे देंगे, लेकिन बड़ी बात, हाँ संजीव जी, हाँ देखिए उन्होंने 70 के 70 विधायकों का आह्वान किया कि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं आप लेकर आए जिसमें हम 10 करोड़ रुपए तक का आपके क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकें, उनको लगा सकें, उनसे विकास कर सकें। तो उनकी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है कि उत्तराखंड के कोने कोने का हमने विकास करना है, बिना पूछे कि यहाँ पर हमारी सरकार, हमारा विधायक है या कांग्रेस का विधायक है। इन सब चीजों से ऊपर उठते हुए, क्योंकि मुख्य जो विषय है, मुख्य जो भाव है, जो भावना है, वो उत्तराखंड का विकास करने है। हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करते कांग्रेस की तरह से, हम लोग एक सकारात्मक राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं और विकास को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रत्येक विधानसभाओं का उन्होंने पिछले दिनों दौरा किया और अपने अधिकारियों को भी साथ में रखा, वहां पर जो भी समस्याएं थी ग्राउंड जीरो पर उन समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने का काम किया। जो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन का एक नया संबंध है, सीधा संबंध जनता से माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है और अपने तमाम जितना भी मंत्री के जितने भी हमारे मंत्री हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि जो आपके सर, एक तो आपकी आवाज देखिए कट रही है, इस वजह से आपको हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं।
तो आपके पास में लौटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना कि आप जो कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, पलायन कम होने जा रहा है, ये सब तो सेकेंडरी है। पहले जो लोग आएंगे उनके लिए क्या तैयारियां की हैं? मुख्य मुद्दा वो है कि क्या आप चारधाम यात्रा जो साल भर चलाने की बातें कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि हम उसे शुरू कर देंगे, उससे क्या लोग आएंगे? ये बड़ी बात है। क्या आपने उस लिहाज की तैयारियां कर रखी हैं? ये अपने आप में बड़ी बात है। सर, और मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं, फिर आपके पास में वापस लौटेंगे। आप सबकी बातों को सुनते चाहिए, फिर उनका काउंटर भी कर लीजिएगा। शीशपाल सिंह बिष्ट साहब हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। शीशपाल जी, क्या सरकार तैयार है? दावे एक तरफ साल भर यात्रा के हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर स्थितियां ये है कि चारधाम की इस यात्रा में ही 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं में कमी आ गई। देखिए गरिमा जी, सरकार दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है। हम तो स्वागत कर रहे हैं शीतकालीन यात्रा। क्या 12 के 12 महीने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चलनी चाहिए। और हम तो पहले से कहते हैं कि तीर्थाटन और पर्यटन को अलग अलग करके नीतियां बननी चाहिए। जो पर्यटन की दृष्टि से आने वाले श्रद्धालु हैं, सरकार उस हिसाब से उनकी योजना बनाए, और जो श्रद्धा के अपने इसके दर्शन के लिए आते हैं, निश्चित तौर पर उस पर भी सरकार को नीति बनानी चाहिए। और जो भी मेहमान हमारे उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे अतिथि, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे साहब अब जो है नए स्थान भी जो है धार्मिक दृष्टि से विकसित होंगे। अरे भाई, ये जो स्थान है जहां पर शीतकाल में हमारे इष्ट प्रवास करते हैं, वहां तो युगों युगों से ये व्यवस्था चली आ रही है। और शीतकाल में भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिनको उन स्थानों पे जाना होता है। लेकिन सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिलता था, सरकारी नीतियां नहीं बनती थी। और परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पिछले वर्ष से ये बीड़ा उठाया। उन्होंने चारधाम ये की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया, और इस बार सरकार भी बात कर रही है कि जो है इसे सरकारी नीति के तहत मान्यता दे रही है। अच्छी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा में जो दिक्कतें हमारे मेहमानों को हुई, हमारे श्रद्धालुओं को हुई, वो शीतकालीन यात्रा में न हो। क्योंकि आप देखिए कि हमारा हिमालयी राज्य है, कितनी भयंकर बर्फबारी यहाँ होती है, और हमारे जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं, गर्म क्षेत्रों से आते हैं, उनको यहाँ पर दिक्कतें न हो, उसके लिए आपको कितनी तैयारियां आप हैं, कितने आप तैयार हैं? क्योंकि हम देख चुके हैं चारधाम यात्रा के दौरान कितने श्रद्धालुओं की मौतें स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में हुई हैं, कितने जो है रहने की व्यवस्था के अभाव से जूझे हैं, कितनों को खाने की दिक्कत हुई है, यातायात की दिक्कत हुई है, और हजारों श्रद्धालु तो बिना दर्शन किए वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। इससे राज्य की छवि खराब होती है। ये अनुभव दोबारा ना आए। इन कमियों को आपने कितना सुधारा, ये तो अब जैसे शीतकालीन यात्रा चलेगी उसी के बाद जो है सामने आएगा। लेकिन ये भी क्या है गरिमा जी कि अब शीतकालीन यात्रा दिनों दिन बढ़ेगी, क्योंकि परम पूजनीय शंकराचार्य जी लगातार श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा पे आने का आह्वान कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी के आह्वान का मतलब आप हम सब जानते हैं कि निश्चित तौर पर श्रद्धालु अब बड़ी मात्रा में शीतकालीन यात्रा पे आएंगे, और सरकार को इसके लिए जो है बड़ी तैयारियां करने की आवश्यकता है। सर्दी के लिहाज से कड़ाके की ठंड पर्वतीय राज्यों में पड़ती है, और ग्रीष्म काल में जो कटु अनुभव हमारे श्रद्धालुओं को हुए हैं, चारधाम यात्रा के जो कड़वे अनुभव हम लोगों ने लिए हैं, वो ना दोहराए जाए। केवल हमारी चिंता इतनी है, सरकार उसके लिए कितनी सजग है, कितनी तैयार है, केवल ये सवाल है। क्योंकि दावे तो हमेशा बड़े बड़े होते हैं। आप देखिए कि चारधाम यात्रा कितना महत्वपूर्ण विषय है उत्तराखंड के लिए, और कितनी लापरवाही चारधाम यात्रा में प्रशासनिक स्तर पर हमने देखी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। भले ही भाजपा इसको ना माने, सरकार ना माने, लेकिन जो दिक्कतें श्रद्धालुओं को हुई है, इससे राज्य की जो छवि खराब हुई है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और देखते हैं अब ये जो दावे सरकारी स्तर पे हो रहे हैं, वो चारधाम की शीतकालीन यात्रा के दौरान कितने खरे उतरते हैं। लेकिन जो हमारा कड़वा अनुभव है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। इसीलिए हम सरकार को जगा रहे हैं कि भाई दावे हो रहे हैं, लेकिन उस स्तर से आपकी तैयारियां है या नहीं है। क्योंकि अधिकारी धरातल पे जाते नहीं है, एसी कमरों से बाहर निकलते नहीं है, और मंत्री जी का भी यही हाल है। आप देखिए ना, इतनी बड़ी शीतकालीन यात्रा की घोषणा सरकारी स्तर पे हो रही है लाव लश्कर के साथ, और हमारे पर्यटन मंत्री उसमें कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नदारद है। तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ टीम वर्क की कमी है। मंत्री मुख्यमंत्री की बात को मुझे लगता नहीं है कि गंभीरता से ले रहे हैं, और इसका खामियाजा हमारे श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है।
गरिमा जी। तो इन सारी जो है दिक्कतों से हमें आशंका हो रही है कि शीतकालीन यात्रा की बातें तो हो रही हैं, लेकिन उसके लिए तैयारियां धरातल पे पूरी नहीं जी। ठीक है, तैयारियां पूरी नहीं है और सिर्फ सरकार बातें कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। दीपक रावत जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, चारधाम यात्रा की बात हो रही है, एक तरफ बर्फबारी शुरू हो गई है, अब सामान्य स्थितियों में भी जब चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं में कमी आ गई, तो इस ठंड के मौसम में जब चारधाम की यात्रा चालू होगी तो क्या सरकार के जो इंतजामात हैं वो पूरे पड़ पाएंगे और क्या लोग सुरक्षित रहेंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या स्थितियां रहने वाली हैं फिलहाल? गरिमा जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने समूचे भारतवर्ष को और आने वाले तीर्थ यात्रियों को एक तरीके से आश्वस्त किया है कि पिछले 4-6 महीने में जब चारधाम यात्रा चल रही थी और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हुई और उसको किसी कारणवश यहाँ जो सरकार है वो सही ढंग से संभाल नहीं पाई, अब क्योंकि सारे डॉक्टर उनके पास आ चुके हैं, टीचिंग और नर्सिंग स्टाफ भी उनके पास आ चुका है, मतलब तमाम तरीके की सारे की जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं थी उनसे लड़ने के लिए उनके पास पूरा स्टाफ आ चुका है। तो गरिमा जी, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अब भविष्य में चाहे ये शीतकालीन जो चारधाम यात्रा है ये शुरू हुई है या आगामी वर्ष 2025 में जब ग्रीष्मकालीन में जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, स्वास्थ्य संबंधी तो किसी भी यात्री को कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि स्वयं मंत्री जी ने इसका आश्वासन दिया है। देखिए, जो आशंका है गरिमा जी, वो आशंका क्या है कि जब इस बार भी 2024 में यात्रा शुरू होने वाली थी तो तमाम जो दावे थे वो सरकार कर रही थी। हमारी पूरी तैयारी हो गई है, वनाग्नि से हम लोग बाहर आ चुके हैं, हमने सारी चीजें तैयारी पूरी कर चुके हैं, सारे मंत्रियों को हमने उनको कार्य दे दिया गया है, अधिकारियों को हमने कह दिया गया चाक चौबंद बने रहे। ये सारी बातें गरिमा जी आपके माध्यम से उनके नेतृत्व में बोलते रहे, लेकिन हुआ किसका? उसका उल्टा। जबकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि सरकार के इंतजाम पूरे नहीं है, तैयारियां पूरी नहीं है, चारधाम यात्रा में दिक्कत आएगी। लेकिन तब भी सत्ता पक्ष ने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि ये यात्रा सही ढंग से संपन्न हो। विपक्ष ने ही आप ही के चैनल में ये आरोप लगाया था कि देखिए, पिछले साल जब 2023 में रिकॉर्ड श्रद्धालु आए तो सत्ता पक्ष ने इसका श्रेय लिया कि हाँ हम लेंगे, और हमने कहा था कि इस बार वो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। जबकि जब ये यात्रा शुरू हो रही थी गरिमा जी, तो आप ही के चैनलों में यहाँ इनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेतागण कह रहे थे कि 2023 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, या तो ये कहे कि ये विषय इन्होंने आपने सबके सामने बोला। अब देखिए, आपने जो आंकड़ा रखा कि 12 लाख श्रद्धालु कम से कम इस बार कम हुए हैं 2024 से 23 से और 2024 के बीच में। तो देखिए, हो क्या रखा है कि सरकार जब जी सर, ठीक है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपके पास से वापस लौटेंगे और विस्तार से अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। देवभूमि के दंगल में वापस लौटेंगे और अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपक रावत जी को हमने सुना और अब उमेश सती जी के पास में आते हैं, तीर्थ पुरोहित हैं बद्रीनाथ धाम से। बहुत स्वागत सर आपका भी। दीपक जी को हम सुन रहे थे। उमेश जी, आपने सभी मेहमानों को सुन लिया होगा। सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, सरकार सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, रोजगार मिलेगा और जो पलायन की समस्या है वो कम होगी। लेकिन सर, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि तीर्थ पुरोहित जब है तो उसके सामने अलग अलग तरह की समस्याएं अब तक ही आती रही, और अब जब मौसम एक अलग तरीके का होगा, बर्फबारी शुरू हो गई है, तो ऐसे मौसम में जब तीर्थ यात्री पहुंचेंगे तो उनके सामने किस तरह की समस्याएं आएंगी? क्योंकि धाम तक पहुंच पाना अपने आप में एक बड़ी यात्रा होती है और चार धामों की यात्रा को वैसे ही एक बहुत बड़ी यात्रा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माना गया है। तो ये यात्रा यूं ही थोड़ी बड़ी मानी गई, इसके पीछे इसकी कठिनाई थी, इसके ये जो दुर्गम रास्ते थे वो थे, उन्हीं को बेहतर करने के लिए सरकार को जिम्मेदारी दी जाती है। क्या वो ठीक है? नहीं, मैं पहले तो आपका धन्यवाद और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार।
आपने ये बात बिल्कुल सही की। पहले पौराणिक ऐसा है कि पौराणिक समय से ही ये यात्रा व्यवस्था पहले से रही है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन यात्राएं आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 धाम है, इनमें से आदिगुरु शंकराचार्य ने पहले से ही व्यवस्था रही है कि भाई ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन यात्रा की व्यवस्थाएं थी, लेकिन समुचित रूप से इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। सरकार इस पर कम ध्यान दे पाई। अब सरकार जागी है, बहुत देर से जागी है, तो इसका धन्यवाद है सरकार का। दूसरा, मैं यहाँ पर पिछले वर्ष ही हमारे शंकराचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद जी ने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था सभी लोगों का कि भाई शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया जाना चाहिए सरकार द्वारा। सरकार को इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार द्वारा। और उस यात्रा में मैं स्वयं सम्मिलित था। हम सभी 4 धामों में जब भी शीतकालीन यहाँ भी गद्दियां हैं, तो मुखवा है, इधर से होते खरसाली है, मुखवा है, और उखी मठ और जोशी धोत्री मठ, इन सभी हमने सभी 4 धामों की हमने यात्रा की। और समुचित जो हमने देखा कि वहां पर अभी भी काफी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। सरकार को सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि अब ठंड बढ़ी है। आज के ही दिन 4 धामों में आज बर्फ पड़ी है। जोशी मठ में भी पड़ी है, खरसाली में भी पड़ी, मुखी मठ में पड़ी है, और उखी मठ में भी सुनने में आया कि उसके ऊपर जो उधर की तरफ बर्फ पड़ी है। तो इसके लिए सरकार को काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो स्वास्थ्य सेवा बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, वहां पर ठंड से बचाने के लिए यात्री, सबसे बड़ी चुनौती तो ठंड से बचने की और बचाने की है। तीसरा, हमारा कहना है कि सड़कों की, जो कि अब पाला जमने लग जाता है, गाड़ी मुश्किल से जा पाती है, ऐसे ऐसे दुर्गम स्थिति जैसे खरसाली है, पाला जमने की व्यवस्था वो रहती है, तो वहां भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारा कहना है कि जो भी सरकार और जो ये आता है इस पे पूर्ण, क्योंकि यहाँ हमारा उत्तराखंड है, इसमें तीर्थाटन और पर्यटन की अपार संभावना है। क्योंकि जोशी अगर जो गद्दी में जाएगा, वो औली में घूमने जाएगा, वही मुखी में अगर उधर आप चले जाएं, इधर की तरफ मुखवा की तरफ, तो नीचे हर्षिल भी है, तो उसके आसपास की जो व्यवस्था है उधर लोग घूमने जब जाए, उसके लिए सरकार को पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जो यात्री आए उनके समुचित व्यवस्था है। ठीक है, यानी समुचित व्यवस्था करना देखिए अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी भी है, और साथ ही साथ करना चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर उन पर विश्वास दिखाया, और जब ये दावे सरकार करिए तो कम से कम जरूर करना चाहिए। पुरुषोत्तम उनियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं गंगोत्री धाम के। बहुत स्वागत पुरुषोत्तम जी आपका भी। देवभूमि में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की बात हो रही है, खुद शंकराचार्य की ओर से पहल की गई। और दूसरी बात यह कि शीतकालीन यात्रा है तो इस मौसम में स्थितियां एक अलग तरह की हो जाती हैं सर। कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर जो पूरी तरीके से लोगों से कट जाते हैं, और बर्फबारी जब शुरू हो चुकी है तो ऐसे में एक तरफ बर्फ से जाम, दूसरी ओर 4 धाम, कैसे सर? जी नमस्ते। पहले तो मैं बताऊंगा, मैं यमुनोत्री धाम से हूँ, गंगोत्री से नहीं हूँ। अब माफ कीजिएगा सर, मैं ठीक कराती हूँ। यमुनोत्री धाम से हमारे साथ में है पुरुषोत्तम उनियाल साहब, प्रवक्ता हैं। ठीक है सर, अब बताइए यमुनोत्री धाम में जब लोग पहुंचेंगे तो कितनी तैयारियां हैं? हम जो है सरकार की इस पहल का जो है स्वागत करते हैं। साथ ही ये है कि यात्री तो जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन जो हमारे लोकल लोग हैं उनकी सुविधा मिलेगी साथ साथ में। जैसे अभी चर्चा चल रही थी, हमारे सभी वक्ता बोल रहे थे स्वास्थ्य के प्रति, और हमारी सड़कें सुदृढ़ रहेंगी, मशीनें जो हैं जब लगी रहेंगी, तो जैसे बर्फ पड़ती है तो स्नो कटर वगैरह, और अलाव में लकड़ी का प्रयोग जो जलाने के लिए जो है सरकार के द्वारा व्यवस्था रहेगी, तो स्थानीय लोगों को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और यात्री तो आएंगे ही, जितने लोग आ सकते हैं। वैसे जो सीजन में यात्रा करते हैं वो सीजन में ही यात्रा करते हैं, हमने बहुत बार देखा है, क्योंकि हमारा जीवन इन तीर्थों में व्यतीत हो रहा है। और शीतकाल में इतने लोग आते नहीं हैं, क्योंकि जो महत्ता जो है धाम की है, मेन धाम की है, वो शीतकालीन में कम आती है। हालांकि हमारी पूजा पद्धति चेंज होती है, सिर्फ स्थान चेंज होता है, पूजा चलती रहती है 12 महीने। हमारे शंकराचार्य जी ने पिछले बार भी इसका आगाज किया था, और सरकारों ने भी किया था। पहले हरीश रावत जी के टाइम पे भी हुआ था, हमें मालूम है। मैं सचिव था मंदिर समिति का उस समय। शीतकालीन यात्राओं का आगाज प्रत्येक सरकार में हुआ है। लेकिन मेरा कहना यह है, ये शीतकालीन यात्रा क्योंकि यात्री कम आता है इसमें, इसलिए सक्सेस नहीं होती है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, जैसे अभी कहा गया है कि हमारे जो गवर्नमेंट के होटल्स है हमारे, वो बल्कि हम ये चाहते हैं कि स्थानीय लोगों के जितने भी होटल वगैरह हैं वहां पे, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए।
खाने के लिए जो लोकल हमारे यहाँ डिशें मिलती है उसका प्रयोग सरकार के द्वारा अमल में लाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो भी लोकल यात्री आए या हमारे जो देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री आए, बहुत अच्छी पहल है, हम स्वागत करते हैं। बशर्ते यह है कि व्यवस्थाएं उनके अनुकूल जरूर होनी चाहिए और स्थानीय लोगों को इस बारे में पूछ लेना चाहिए। जी धन्यवाद। बड़ी बात है कि देखिए आपने कहा कि पूजा पद्धति वही रहती है, बाकी चीजें ठीक रहती है, लेकिन बस सबसे अहम है तीर्थयात्रियों की सुरक्षा। वो अगर सरकार कर लेती है तो देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चार धाम की यात्रा अगर साल भर के लिए चलेगी, बड़ी संख्या में लोग आएंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे इसके फायदे हैं। बस इंतजार इस बात का है कि सरकार इस यात्रा को यात्रियों के लिए सुगम बना सके, उस दिन का इंतजार है। और वो कर पाने में जिस दिन सरकार सफल हो जाती है तो इससे बेहतर कदम कुछ हो नहीं सकता है। शीशपाल जी, सहमत हैं आप इस बात से कि अगर ये यात्रा चार धामों की साल भर के लिए चलती है तो रोजगार बड़ी संख्या में मिलेगा? देखिए, तो पहले ही कह चुके हैं कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक है। और इस यात्रा में सरकारी स्तर पे जो चूक हमने चारधाम यात्रा के दौरान देखी, हम उसको लेकर के परेशान हैं कि हमारे राज्य में आने वाले हमारे अतिथियों को जो परेशानी झेलनी पड़ी, उसके कारण जो है उनके जो कटु अनुभव रहे, उससे हमारी छवि खराब होती है। अब शीतकालीन यात्रा की बात सरकार करिए, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, शीतकालीन यात्रा भी युगों युगों से चलती आई है। और जहां पर हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल है हमारे इष्ट देवों के, वहां पर लोग दर्शनों के लिए हमेशा जाते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं। लेकिन अब शंकराचार्य जी के आह्वान के बाद सरकार भी इस पूरे आयोजन में कूद गई है। और जिस तरीके से बड़े बड़े दावे सरकारी स्तर पे हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन दावों के अनुरूप जो है आपकी व्यवस्थाएं है या नहीं है। क्योंकि जब सरकारी अमला जो है पूरे देश से श्रद्धालुओं को लाने के लिए जुटेगा तो निश्चित तौर पर शीतकाल में उनको जो दिक्कतें होने की संभावना है, हम उसको लेकर के परेशान हैं। क्योंकि हमारा हिमालयी राज्य है, बर्फबारी भीषण तरीके से होती है और इस ठंड को हमारे श्रद्धालु किस तरीके से झेलेंगे, उसके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए। और इससे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी पक्ष हैं, उन सबको सरकार को विश्वास में लेना चाहिए। उन सभी को जो है शीतकालीन यात्रा के लिए आपको तैयार, ये तो गरिमा जी आने वाला समय बताएगा कि जो है सरकारी इस आयोजन में कितना सफल रही, कितने श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में लाने के लिए जो है सरकार ने कदम उठाए और उसका कितना परिणाम यहाँ पे दिखेगा। ये इन सवालों के जवाब भी आने वाले समय में मिल ही जाएंगे। लेकिन जो चुनौतियां हैं शीतकालीन यात्रा को लेकर के, हम तो उसके लिए सरकार को सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं। इससे सरकार को जो है निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए और जो कटु अनुभव हमारी चारधाम यात्रा के दौरान रहे हैं उसको ध्यान में रख के आप अगर सुधार करेंगे तो इसका लाभ आपको निश्चित तौर पर जो है जो हमारी चारधाम यात्रा चलती है ग्रीष्म काल में, उसमें भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार जो है देखते हैं ना कितनी गंभीरता से इस पर लेती है, ये तो बताएगा। और वैसे तो मैं बोल रहा हूं कि 12 के 12 महीने चारधाम यात्रा के लिए सरकार को तैयारियां करनी चाहिए। पर्यटन को और तीर्थाटन को अलग अलग देख के नीति बनानी चाहिए। देखते हैं इसमें सरकार क्या सोच रही है और क्या इसके परिणाम आते हैं। जी ठीक है सर। संजीव जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। संजीव जी, सरकार के परिणाम, सरकार जो कदम लेगी उसी हिसाब से परिणाम सामने आएंगे और सरकार पर ही फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, ये राजनीतिक चर्चा से थोड़ा हटकर भी है, क्योंकि हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। चारधाम यात्रा साल भर के लिए हो, इसके समर्थन में बाकी के दल भी नजर आ रहे हैं। बस उनका यही कहना है कि क्योंकि हम के लिए अखंड देवभूमि कहते हैं, क्योंकि यात्रा जुड़ी हुई है और देश विदेश से श्रद्धालु हम आते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी है उस लिहाज से भी आते हैं, लेकिन चार धामों के लिए विशेष रूप से आप पहचाने जाते हैं, तो वहां पर कोई कमी ना हो। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज लेकर अपने साथ में जाएं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके साथ ही उत्तराखंड की अपनी एक छवि भी बनती है, तो इसलिए जिम्मेदारी और ज्यादा सरकार पर है, सत्ता पक्ष पर है कि बेहतर चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं संख्या हर बार बढ़ेगी। क्योंकि अगर संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ेगी, फायदा रोजगार, स्वरोजगार और पलायन में कमी का तभी आपको मिलेगा, जिसके आप पहले जवाब में बातें कर रहे थे। जी देखिए, सरकार का हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। अभी आप
तो ऑल वेदर रोड जब हमने बनाया तो हमारा सबसे बड़ा एक जो मंतव्य था यही था कि जो 6 मास की यात्रा चलती है वो यात्रा 12 मास चले। जो हमारी पर्वतीय क्षेत्रों के अपने जितने हमारे वहां पर लोग रहते हैं उनकी एक इकोनॉमिकल रीढ़ का काम ये यात्रा करती है। और वो उनकी इकोनॉमी कैसे हम और ज्यादा बूस्ट अप करें, कैसे हम पलायन को रोकें, कैसे उन लोगों को अपने क्षेत्रों में ही रहकर रोजगार के साधन उपलब्ध हम लोग करा पाए। सरकार का इन्हीं सब चीजों के ऊपर लगातार फोकस रहा है। आप जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं सुविधाओं की, तो सरकार का तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का जो लगातार काम हो रहा है, हम चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, जो ऑल वेदर रोड हम पूर्ण रूप से दिल्ली ग्राउंड जीरो पे डिलीवर कर चुके हैं। प्रयाग रेल परियोजना इसमें एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। साथ ही आप एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो एयर कनेक्टिविटी में भी तरह से हम जोली ग्रांट को अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में और ज्यादा उसको बृहद रूप उसको देने जा रहे हैं। साथ ही हमारे जितने जिले हैं सभी जिलों को हम हेली सेवा से जोड़ रहे हैं। साथ ही आप पिथौरागढ़ देखें चाहे पंतनगर देखें तो वहां पर भी एयरलाइंस से हम रोजाना हवाई सेवा हम उपलब्ध करा चुके हैं। जो 12-14 घंटे की यात्रा होती थी वो 40 मिनट में देहरादून से पिथौरागढ़ हम 40 मिनट के अंदर वहां पर हमारे जितने टूरिस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि सरकार जो चाह रही है कि हम स्टेट जीडीपी को डबल करें और जो यात्रा हमारी 6 माह चलती है वो 6 माह ना चल के पूरे साल भर चले, जिससे हमारा जो वहां का जितने लोग हैं उनको रोजगार में वृद्धि हो। साथ ही जो अभी चार धाम के नाम पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं उनको 4 और नए डेस्टिनेशन भी मिल रहे हैं। साथ ही जब आदमी यात्रा पर चलता है तो साथ ही बीच में जितने पड़ने वाले जो अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका भी एक नया डेवलपमेंट होता है। वहां पर भी लोग जाते हैं, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। और आप बात अभी कर रहे थे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के प्रति भी हमारी सरकार का जो फोकस है पूरी तरह से 100% पूरी गंभीरता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे 2017 से पहले यहाँ जो हमारे स्वास्थ्य बेड़े में 1000 से भी कम डॉक्टर्स थे, आज 3000 से ऊपर डॉक्टर्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, तमाम नर्सिंग स्टाफ है, तमाम इक्विपमेंट्स हैं। तो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से हम लोग डेवलप कर चुके हैं। रोड डेवलपमेंट, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर चुके हैं। रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी के साथ गतिमान है। एयर कनेक्टिविटी भी हम बहुत तेजी के साथ वो कर रहे हैं। और साथ ही आपने कहा कि वहां पर बर्फ पड़ती है, तो देखिए ओली में बर्फ पड़ती है और वहां पर जो बर्फ का ही लुत्फ उठाने के लिए तमाम बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो सरकार का पूरा फोकस है, सरकार इस और भी बहुत तेजी के साथ ध्यान कर रही है कि हम जो हमारी स्टेइंग कैपेसिटी है वो भी उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। वो तमाम तैयारियां करने के बाद ही सरकार ने ये कदम उठाया है कि जो 4-6 महीने की यात्रा को हम पूरे 12 माह तक हम लोग चला पाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। और मैं सोचता हूँ आप देखें जो विजन 2025 हमारी सरकार का जो एक विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में ये तमाम जो कदम उठा रहे हैं, मैं सोचता हूँ एक मील के पत्थर के रूप में हमको देखना चाहिए। और अभी जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे बहुत तेज ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो आप पर्यटकों को आकर्षित करा रहे थे या डरा रहे थे? श्रीमान जी से डराया मत करो क्योंकि जो पर्यटक हमारे यहाँ आता है, पर्यटक आता है, देखिए देवभूमि में हमारे यहाँ जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं पूरी तरह से उनकी डिपेंडेंसी
पर्यटकों के बिल्कुल, ऊपर और इसीलिए श्रद्धालुओं हम के कह रहे ऊपर हैं ना होती कि आपके 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 उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं या कई लोग ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस यात्रा पर ही निर्भर करते हैं। अब आप सोचिए 6 महीने की यात्रा में यात्रियों की संख्या में कमी आ गई, आपने तैयारियां और दावे बहुत बड़े बड़े किए थे, तो साल भर भी उनकी डिपेंडेंसी तो इसी पर रहने वाली है और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाएगा, खुशी भी उनमें होगी कि अब हम कम से कम पूरे साल रोजगार पा सकेंगे, जीवन यापन या फिर जो जीविकोपार्जन के लिए जरूरी चीजें होती है वो कम से कम कमा सकेंगे। गरिमा जी, देखिए आपने कहा कि यात्रियों में कुछ कमी आई है, स्वीकार करते हैं कि यात्रियों में कमी आई है, लेकिन उसके पीछे यात्रियों के संख्या में कमी के पीछे जो वजह थी वो इस बार जो आपदा की वजह से लगातार नहीं, देखिए आप तैयारियों का, संजीव जी एक सवाल सुनते रहिए कि देखिए आप तैयारियों का बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ऑल वेदर रोड, आपने बहुत सारी ऐसी सड़कों के या ऐसे प्रोजेक्ट्स के निर्माण के दावे किए हैं और इस पर क्रेडिट भी लिया है और खूब प्रशंसा आपने लूटी है, लेकिन क्या ऑल वेदर रोड की असली हकीकत आपने जानी है? बहुत प्रमोशन हुआ था, मुझे आज भी याद है, लेकिन इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं सर। कभी क्या खुद आप इस रोड पर गए हैं, आपने देखा है, स्थितियों को जांचा समझा है कि क्या हो रहा है? तो सोचिए श्रद्धालुओं के सामने किस तरीके की स्थितियां होती होंगी, और जब बर्फबारी हो गई तो फिर क्या कहने। गरिमा जी देखिए, ऑल वेदर रोड है, ऑल वेदर रोड आप यदि आप नहीं गई हैं तो एक बार मैं आपको नहीं सर, मैं तभी आपसे सवाल कर रही हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी गई हूं। एक आप पहले गए होंगे, आज आप जाके देखिएगा, सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी कर दी गई हैं। लोग जो बाहर से लोग आके हमको फीडबैक देते हैं, कहते हैं कि पहले हम 6-6, 7-7 घंटे में जिस जगह पर पहुंचते थे, आज हम 3 घंटे 4 घंटे। मैं कह रही हूँ ना, अब वैसे तो मुझे व्यक्तिगत और निजी बातें रखने का यहाँ पर बैठकर अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैं खुद भी गई हूँ और तब मैं आपसे ये बात कह पा रही हूँ। ऑल वेदर रखने से सड़कें ऑल वेदर नहीं हो जाती। ऑल वेदर नहीं, उनकी स्थितियां वैसी नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्होंने उस लिहाज से बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन वो कागजों पर ज्यादा बना। असल में ऑल वेदर रोड में आप जाइए, बर्फबारी में स्थितियां बिल्कुल आपको ऑल वेदर जैसी नजर नहीं आएंगी। हाँ, आपने जो गड्ढे की बात करी, गड्ढे की बात करी, गड्ढे कहीं पर भी नहीं है। आप यदि दिखा देंगे तो फिर आप जो ठीक है बोलेंगे। सर, अभी उमेश जी हैं, देखिए कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं हम। आप नकारेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हमारे खुद के, और हम तो अब आपके पास वो वाला तर्क भी नहीं बचा ना कि विपक्षी दल हैं, आरोप लगा रहे हैं। सर जनता कह रही है, तस्वीरें हम दिखा चुके हैं अपनी रिपोर्ट में। चलिए उमेश जी को सुन लेते हैं। आप उमेश जी आप बोलिए। संजीव जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए, फिर आप फिर से बोल लीजिएगा। उमेश जी बोलिए। ये मेरा कहना है कि जो चौथा पड़ाव ज्योतिर्मठ में, वहां पर रहता हूँ, मुझे सड़कों की क्या स्थिति होती है यहाँ पर जाड़ों के समय में, क्योंकि पाला जम जाता है और गाड़ियों के आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और खासकर जैसा आपने कहा कि किसी सड़कों का नाम अगर हम उसको ऑल वेदर रखने तो सड़कें ऑल वेदर नहीं हो जाती। बरसात के दिनों में हमने इनका सबका हाल देखा है, सड़कों का क्या बुरा हाल रहा है। कुछ जगह जगह उनके वीडियो लगातार वायरल होते रहे कि कैसे लगातार लैंडस्लाइड होता रहा, सड़कें टूटती रही, बड़ी मुश्किल व्यवस्थाएं रहती है, खासकर जाड़ों में तो और दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए बर्फबारी हो रही है, ऐसे में आम सड़कों पर वाहन चला पाना कितना मुश्किल होता है, आप सोचिए ना। और अभी संजीव जी जो दावे कर रहे हैं कि हमारे पास लोग आकर कहते हैं कि जिन रास्तों के लिए 6 से 7 घंटे का वक्त लगता था वो 4 से 5 घंटे में हो जाता है। सर ये झूठ है। हमारे खुद के प्रधान संपादक अभी 10 से 15 दिन पहले ही पहुंचे और उस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बिल्कुल अलग है। अगर आप कहेंगे तो मैं शो के बाद में आपको वो तस्वीरें भेजूंगी भी, आप देख सकते हैं, और वो बिल्कुल झूठी नहीं है, आप उन्हें नकार नहीं सकते। हालिया तस्वीरें 10 से 15 दिन पहले की तस्वीरें, और इन 10 से 15 दिनों में अगर आपने एकदम तस्वीर बदल दी तो बहुत शानदार बात है, बहुत शानदार बात है अगर ऐसा हुआ है तो। गरिमा जी देखिए, मानसून सीजन में सड़कें अक्सर टूट जाती हैं, लेकिन टूटने के बाद सर वही तो हम ये नहीं कह रहे हैं जो आपने बनाया वो टूटेगा नहीं, लेकिन रिपेयरिंग होनी चाहिए। आप इसके लिए तैयार हैं कि चारधाम यात्रा साल भर चलेगी, जो लोग पहुंचेंगे इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? ये बहुत बड़ी चिंता। टूट गई है तो फिर ऑल वेदर कैसी हो गई? के साथ काम कर रहे हैं गरिमा।
पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। जितने लोग आते हैं उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार के लेकिन सर ऊपर वही होती है ना कि देखिए और बस यही सुरक्षा हो सकती है सरकार से, और बाकी जो तीर्थयात्री जाता है वो अपनी तैयारी के साथ में जाता है। बस सुगम रास्ते आप उसको दे दे, कम से कम उस धाम तक पहुंचने के लिए सरकार और क्या कर देती है, एक वही है जो आपकी ओर से उम्मीद की जा रही है। और अगर वो भी नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर किस बिना पर साल भर के लिए चार धाम यात्रा शुरू कर दी जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी हैं यमुनोत्री धाम से, एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ पुरुषोत्तम जी, ऑल वेदर रोड का भी जिक्र हो रहा है, आप सुनिए किस तरीके से, आपने सुना ही होगा, अलग अलग स्थितियां रही हैं, लोगों के सामने शिकायतें आती है, बहुत जगहों पर तो हादसे हो जाते हैं क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो सड़कों पर कुछ नजर नहीं आता, जो गड्ढे होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते। यही मैंने कहा है, थोड़ा सा व्यवस्थाएं तो सरकार को बनानी होगी। ऑल वेदर हमारी सड़कें जहां तक बनी हुई हैं, कुछ जगह तो ऐसा है कि जैसे यमुनोत्री की बात करें तो पालीघाट से ऊपर अभी ऑल वेदर में कोई कटिंग नहीं हुई है। तो वहां पे क्या सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे ही यात्री आवाजाही करता है, जबकि वहां पे जाम भी बहुत ज्यादा लग जाता था। पर हमारा कहना यह है कि चलो जो धीरे धीरे आपका काम चल रहा है, लेकिन व्यवस्था जो है अनुरूप रखनी चाहिए। जैसे शीतकाल में बर्फबारी होती है तो स्नो कटर हमारे पास होने चाहिए, जहाँ जो हिमालय ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, स्नो कटर सरकार की व्यवस्था रहेगी। और बीच बीच में जगह जगह अलाव के लिए लकड़ियां भी प्रोवाइड होनी चाहिए, किसी भी यात्री को, कोई भी लोकल व्यक्ति कभी ठंड लग जाए या कहीं अव्यवस्था उसको ताकि न हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा बननी चाहिए। बाकी शीतकालीन यात्रा हो रही, हम स्वागत करते हैं। इस प्रकार से क्या है कि लोकलिटी को ज्यादा वरीयता मिलेगी और लोकल लोगों को जो है इसका काफी लाभ मिलेगा और थोड़ा उनके रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी जो है, जो रही ऑल वेदर की बात, तो ऑल वेदर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें समय लग रहा है। जैसे हमारे वाला यमुनोत्री वाला 25 किलोमीटर का जो एरिया था, ये जो है न्यायालय में जो है लंबित था, किसी कारणवश से लंबित था, लेकिन हमने इसको पिछली बार जो है सीजन की बात है, जुलाई के टाइम पे हमने इसको माननीय न्यायाधीश जो है सिकरे जी यहाँ पे आए थे बाकायदा, और मीनाक्षी सुंदरम साहब भी आए हुए थे। तो उनके द्वारा हमारे एक मीटिंग ली गई जिसमें जो है अब इस रोड को क्लियरेंस किया गया है। जी ठीक है सर, ठीक है। और देखिए जिस अभी जो संजीव जी कह रहे हैं कि सड़कें बिल्कुल ठीक हैं, सड़कों की स्थिति पर तो हम बात कर ही रहे थे, आते हैं शेषपाल जी आपके पास में आते हैं, लेकिन सड़कों के साथ साथ क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों की स्थिति देखें तो कई जगहों पर मिट्टी के पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया था, इन्होंने ऐसे पहाड़ों में काम किया है कि कई बार तो पत्थर या मिट्टी के बड़े बड़े टीले सड़क पर आकर गिरते हैं। ये भी अपने आप में एक खतरा श्रद्धालुओं के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए रहता है। तो इन सब से बचना और इन सब चीजों की भी जिम्मेदारी तो सर, जो आप रोड बना रहे हैं वो ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है, जो लोग उस रोड से गुजरेंगे वो सुरक्षित हैं, ऊपर से किस तरीके के आपने कंपनियों को टेंडर दिया, उन्होंने किस तरीके का काम किया, इन सब चीजों की जांच करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना सर। इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। केंद्रीय प्रवक्ता दीपक जी है, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके पास में आते हैं। दीपक जी, आप सुन रहे हैं ना, कमियां कई तरह की निकलकर सामने आ रही हैं, तो इनको बेहतर करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनता कि सरकार कम से कम इन चीजों को बेहतर करे? दीपक जी, गरिमा जी, हमारा सिर्फ यही कहना है, विपक्ष का सिर्फ ये कहना है कि प्रयास बहुत सराहनीय है और उसका कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ की आर्थिकी को बढ़ाने का एक प्रयास है। जो यहाँ के मूल निवासी पहाड़ में रहने वाले हैं, उनको अगर 6 महीने की जगह पूरे 12 महीने आर्थिक रूप से संपन्न होने का अगर कोई साधन कोई मिलता है, तो इसमें कोई भी विपक्ष को कोई, मुझे लगता है कि कोई इसका विरोध करेगा। हमारी विपक्ष की शंका सिर्फ ये है कि जो तैयारियां इनको करनी चाहिए सरकार को, ये जिस हिसाब से ये इनके नेतागण, इनके प्रवक्ता हो या इनका नेता हो, जिस प्रकार से ये चैनलों के आगे समाचार पत्रों के माध्यम से बखान करते हैं, वास्तविकता से बहुत दूर है। अभी देखिए, आपने खुद अपना अनुभव बताया, उस तक को नकार दिया गया, तो आप स्थिति देखिए कहाँ है। सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि विपक्ष चाहे बोले या कोई आम आदमी बोले, कि स्वीकारता नहीं है ना इनके प्रवक्ताओं में ना नेताओं में, कि स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ, प्रयास आपने स्टार्ट कर दिया है, प्रयास का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब उसको सराहनीय कर रहे हैं, सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन जो उसके साथ जो यहाँ पर अतिथि हमारे आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे, चाहे वो तीर्थाटन करने के लिए आए हो, पर्यटन करने के लिए आए हो, उनको सरकार की तरफ से ये जो लोगों को जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो एक बहुत मामूली सुविधाएं हैं,
ठंड में जो उनकी दिक्कतें हैं उनको समझ के बिल्कुल, इन मामूली सुविधाओं के साथ में कम से कम शीतकालीन यात्रा तो संभव नहीं लग रही है। नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, ये हमारा स्थितियां कहना है। और ज्यादा तो बेहतर इसमें होनी तो- चाहिए, इसमें तो क्योंकि काम करना शीतकालीन पड़ेगा। यात्रा में मौसम अलग तरह का होगा और स्थितियां अलग तरह की होंगी। उस लिहाज से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप बुला सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि कम से कम इन चीजों पर काम होना ही चाहिए। शीशपाल जी कुछ कह रहे थे, उनके पास में जाएंगे। शीशपाल जी, अभी वर्तमान में हमने देखा कि घटनाएं किस तरीके से उत्तराखंड में भी बढ़ी हैं। कई बार लैंडस्लाइड से हो या फिर हमने देखा पहाड़ों से पत्थर गिरने से कितने लोगों की जान चली गई। तो जब ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो फिर तो ध्यान और देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर गरिमा जी, हमारे चारधाम यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की गारंटी निश्चित तौर पर सरकार को लेनी चाहिए। और जो कटु अनुभव चारधाम यात्रा के दौरान हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनसे सबक लेकर के कितना सुधार हमने किया है, ये एक बड़ा विषय है। और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं लोगों को डरा रहा हूं, कह रहा हूं यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं बर्फबारी होती है, और जो लोग चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु आते हैं, आपको वो सब ज्यादातर सीनियर सिटीजन आते हैं। जो ओली जाने वाले हैं, बर्फबारी का मजा लेने वाले, वो तो युवा नौजवान हैं, वो सारे पर्यटक होते हैं। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, उसके लिए हम कितने तैयार हैं। हमारे होटलों में तो पूरी ग्रीष्मकाल की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर गर्म रजाइयां हैं कि नहीं है, गर्म पानी की जो है जरूरत शीतकाल में पड़ती है। ठंड से हम कैसे अपने श्रद्धालुओं को बचाएंगे, बहुत सी चुनौतियां हैं भाई। इसीलिए कह रहे हैं कि पूरी तैयारियां हैं या नहीं है। और जब बर्फ पड़ती है उसमें गाड़ी चला के दिखाइए ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अलग स्थितियां होती हैं सर, और उनसे निपट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बर्फ में गाड़ी चलाने का अनुभव है या नहीं है? बिल्कुल, और कई जगहों पर तो सड़कों पर कोई लाइट भी नहीं होती है। अब आप सोचिए उन स्थितियों में, मैं खुद अभी मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने हाल ही में देखा किस तरीके से कई जगहों पर शाम 6 बजे के बाद उन सड़कों पर आप नहीं जा सकते, कोई लाइट, किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आती। तो ऐसे में सोचिए जब सड़कों की भी हालत खस्ता हाल होगी तो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। तो ये यात्रा उनके लिए अच्छी हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद सरकार उस ओर ध्यान देगी और उसके बाद ही इस ओर कदम तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सीजन की पहली बर्फबारी के साथ में श्रद्धालु जुटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है रास्तों के ठीक ना होने का, तैयारी ना होने का, व्यवस्थाएं होने का, वो बड़ी बात है। और उम्मीद है कि सरकार जल्दी उन कमियों को दूर करेगी और शीतकालीन यात्रा से पहले यात्रियों को सुरक्षित धामों तक पहुंचाएगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।